यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज थर्ड चैप्टर के बाद हमारा जो चैप्टर है रेडॉक्स अभिक्रिया के बाद में अब हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर फोर्थ, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। ये भी आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन रासायनिक आबंधन यानी कि बंध का निर्माण, दो तत्वों के बीच में जो बंध बनता है, सहसंयोजक बंध है, आयनिक बंध है, वो कैसे बनता है और उनकी आणविक संरचनाएं क्या होती है उनके बारे में अपन इसको पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तथा यौगिक की संरचना में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। ठीक है, और इसका विन्यास होता है 1s2 2s2 2p3, ये इसका विन्यास है 1s2 2s2 2p3। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये तो एक हो गया, एक कोश 1 वाला, और ये हो गया दूसरा कोश 2 वाला। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2+5 यानी कि 2+3 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोश में। तो नाइट्रोजन की किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। ये 1s2 वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये समझाया गया है। तत्व या यौगिक स्थायित्व प्राप्त करने हेतु बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण करते हैं या अष्टक पूर्ण करते हैं। अष्टक के बारे में आप पढ़ के आए हो 10th क्लास में कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना, उसी को अपन क्या कहते हैं, अष्टक कहते हैं। इसके लिए इसे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना पड़ता है या त्यागना पड़ता है, इसे ही अष्टक का नियम कहते हैं। जैसे अगर किसी के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करता है, तो उसके ऊपर क्या आता है, -2 आवेश आता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8। ठीक है, तो इसको हम विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p4 आ रहा है इसका विन्यास। अब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2+4 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 8 तो नहीं है। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसमें हो जाएंगे 2p6। तो इसका मतलब क्या हो गया, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो 6 इलेक्ट्रॉन पूरे भर जाएंगे। इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर हम क्या लगाते हैं, -2 लगाते हैं इसकी संयोजकता। ये -2 क्या दर्शा रहा है कि इसने कि ऑक्सीजन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर रखे हैं। ऐसे ही सोडियम के ऊपर आता है, मैग्नीशियम के ऊपर आता है +2, सोडियम के ऊपर आता है +1। तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 आ रहा है, इसका मतलब मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके और अपना अष्टक पूर्ण किया है। अब देखो, अष्टक के नियम के कुछ अपवाद भी हैं, है ना। पहला अपवाद है अपूर्ण अष्टक। बहुत सारे यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण, जिनमें उनका अष्टक पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, पूर्ण रूप से स्थायी होते हैं। हमारे लैब में भी बहुत सारे यौगिक ऐसे उपस्थित हैं जिनका अष्टक पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन हम उनको उपयोग में लेते हैं। तो ये क्या है, अपवाद है ये। जैसे पहला अपवाद है बेरियम क्लोराइड का। बेरिलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के बाह्यतम कोश वाले ये रहे। और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन रहे, इधर वाले क्लोरीन के, इधर वाले क्लोरीन के। अब क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्लोरीन के। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और बेरिलियम को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन जब इसका साझा होता है तो क्लोरीन के 1 परमाणु और बेरिलियम के 1 परमाणु के बीच में साझा होता है। ठीक है, तो देखो आप, बेरिलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन पहले थे और 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्लोरीन से मिल गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। तो इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, बंद बनाने के बाद भी बाह्यतम कोश में केवल 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो भी बेरिलियम क्लोराइड एक स्थायी यौगिक बनाता है। ऐसे ही देखो आप, BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन के बाह्यतम कोश में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश के। ठीक है, अब देखो आप, बोरोन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये फ्लोरीन से जुड़ता है तो फ्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में ये साझा करता है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ में ये क्या करता है, साझा करेगा फ्लोरीन के, एक इधर से एक इधर से एक इधर से। तो साझा होने के पास बाद में 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास में थे, 3 इलेक्ट्रॉन का साझा और किया, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 तो नहीं हुए। तो भी बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड BF3 स्थायी यौगिक होता है। ये अपवाद है अष्टक के नियम के। अब देखो आधिक्य अष्टक, अभी तो अपन ने क्या किया, कमी देखी, अब देखते हैं अपन आधिक्य। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका अपन आगे संकरण भी देखेंगे। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस के बाह्यतम कोश में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और लेकिन ये जब 5 Cl के से सहसंयोजक बंध बनाता है, ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसको Cl से भी मिलते हैं साझा बनाने के लिए, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, मतलब कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये अष्टक के नियम का अपवाद हुआ, ये अष्टक के नियम को पूरा नहीं कर रहा है। अगर ये अष्टक के नियम को पूरा करता तो इसके पास में 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन है, तो भी PCl5 स्थायी यौगिक बनाता है। SF6, इसका भी हम संकरण देखेंगे आगे। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की तरह। ठीक है, तो इसके पास जो 6 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास में, है ना, ये सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करता है, फ्लोरीन के
6 फ्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो साझा करने के बाद में सल्फर के पास में 6 + 6 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अस्थायी होना चाहिए था, लेकिन 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये स्थायी यौगिक बनाता है। ये सारे अष्टक के नियम के अपवाद हैं। किसी यौगिक में कम इलेक्ट्रॉन है, 8 से कम है, और किसी में 8 से ज़्यादा है, तो भी ये स्थायी यौगिक होते हैं। अब हम बढ़ते हैं सहसंयोजक और आयनिक बंध का निर्माण कैसे होता है और उनकी क्या गुणधर्म होते हैं। जब एक से अधिक आयन स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा आपस में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे आयनिक यौगिक कहते हैं, तथा बंध को आयनिक बंध कहते हैं। आयनिक यौगिक या आयनिक बंध किसे कहते हैं? देखो यहाँ सहसंयोजक लिखा हुआ है, लेकिन पहले अपन पढ़ रहे हैं आयनिक बंध के बारे में। ठीक है, तो जैसे अगर कोई धनावेशित परमाणु ऋण आवेशित परमाणु के पास में आता है तो इन दोनों के बीच में एक बल लगता है। उस बल का नाम क्या है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल। इन दोनों के बीच में एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है, जिससे ये इसके पास में आता है और ये धन आयन और ऋण आयन एक दूसरे के पास में आते हैं। पास में आने से धन आयन और ऋण आयन के बीच में एक बंध बनता है। उस बंध को बोलते हैं आयनिक बंध। क्योंकि ये बंध आयनों के जुड़ने से बना है, इसलिए इसको आयनिक बंध कहेंगे। और यौगिक को क्या कहेंगे? आयनिक यौगिक कहेंगे। पहला उदाहरण है मैग्नीशियम क्लोराइड का, MgCl2। देखो, मैग्नीशियम का बाह्यतम कोश का विन्यास होता है 3s2। ठीक है, मैग्नीशियम अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों का त्यागता है, और ये किस में बदल जाता है? ये Mg+2 में बदल गया ये। ठीक है, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 3s2 3p5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अष्टक पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूरा करता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करेगा, तो क्लोरीन के ऊपर आएगा Cl- ऋणावेश आ गया। ठीक है, अब देखो 2 धनायन बन गए यहाँ पर। एक धनायन तो बना Mg+2 और 2 धनायन बने Cl- के। हम Cl के 2 लेंगे ऋणायन, क्योंकि हमें MgCl2 बनाना है। तो इनके बीच में बंध का निर्माण हो जाता है और ये बन गया आपके 2 आयनिक बंध बनते हैं MgCl2 के मध्य में। MgCl2 एक आयनिक यौगिक है। कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम का बाह्यतम कोश का विन्यास है 4s2। ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों का त्यागता है और Ca+2 बनाता है। फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन है इसलिए हम 2 लगाते हैं यहाँ पे। 2 फ्लोरीन अब एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं? F-2 F- बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आयनिक बंध बनता है। एक तो कैल्शियम फ्लोराइड, एक तो कैल्शियम+2 और 2 F-, ये जुड़ के क्या बनाएंगे? आयनिक यौगिक का बंध निर्माण करेंगे, यानी कि आयनिक बंध बनाएंगे। इस तरीके से एक धन आयन और एक ऋण आयन के, सबसे पहले तो एक धन आयन और एक ऋण आयन बनते हैं इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके। उसके बाद ये धन आयन और ऋण आयन स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा पास में आते हैं और आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। आयनिक बंध के क्या क्या गुणधर्म हैं? आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं तथा अध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं। विलायक मतलब जिसमें आप किसी की चीज़ को घोलते हो। तो ये देखो, आयनिक यौगिक खुद भी ध्रुवीय होते हैं, क्योंकि इनमें धन आयन और ऋण आयन होते हैं। तो ध्रुवीय यौगिक हमेशा ध्रुवीय विलायकों में ही घुलते हैं, जो खुद भी ध्रुवीय होनी चाहिए। जैसे जल के अंदर क्या होता है? H+ और OH-। ठीक है, तो जो भी ये आयनिक यौगिक होते हैं ये जल में घुल जाते हैं, क्योंकि जल भी खुद आयनिक होता है ना, H+ और OH- से मिलकर बनता है, इसलिए इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक बंध बहुत मजबूत होता है। ठीक है, इस कारण से इनके गलनांक और क्वथनांक, इन ठोसों के गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होते हैं। ये उच्च घनत्व वाले यौगिक बनाते हैं। ये इनका घनत्व भी उच्च होते हैं। जब ये बहुत मजबूत यौगिक है तो इनके घनत्व भी उच्च होंगे, ठोस होंगे। इनके ठोस यौगिक विद्युत कुचालक होते हैं। देखो, 5वां पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इनके ठोस यौगिक जो है वो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जैसे ही इन ठोस यौगिक को आप पानी में या जल में घोल दो तो वो सुचालक का काम करते हैं, क्योंकि वो आयन बनाते हैं। इसलिए जैसे अगर मैग्नीशियम क्लोराइड आपके पास में ठोस अवस्था में है तो वो विद्युत का चालन नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आपने मैग्नीशियम क्लोराइड को जल में घोल दिया तो जल में घुलते ही उसने मैग्नीशियम धन आयन और क्लोराइड ऋण आयन दिए। इससे उसने किसका काम किया? सुचालक का काम चालू कर दिया करना। अब आता है यहाँ पे सहसंयोजक बंध, जो कि साझा द्वारा बनते हैं इलेक्ट्रॉनों के। एक से अधिक तत्व इलेक्ट्रॉनों का साझा कर अपना अष्टक पूर्ण करके सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। यहाँ भी देखो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, लेकिन साझा होता है इलेक्ट्रॉनों के बीच में। जैसे 2 पार्टनर ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, आधे पैसे इसने लगाए, आधे पैसे इसने लगाए। अब वो जो पैसा है वो दोनों का है, वो इस तरीके से उनमें साझा होता है। एक सहसंयोजक बंध में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, जैसे अमोनिया, एथिल अल्कोहल, मीथेन, जल, इनके अंदर। ठीक है, सहसंयोजक बंध के अभिलक्षण। यह बंध अधिकतर जलीय या गैसीय यौगिकों को मिलता है ना, आयनिक यौगिकों के अंदर नहीं मिलता ये। इस बंध की बंध एंथैल्पी आयनिक बंध से कम होती है। बंध एंथैल्पी का मतलब होता है बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए,
आप यहाँ एरो करके लिख सकते हो अपने नोट्स के अंदर। बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, 1 मोल बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए ना, उसको बोलते हैं बंध एंथैल्पी। अब आयनिक यौगिक तो होते हैं ठोस, तो आयनिक यौगिकों को तोड़ने के लिए ज़्यादा बंध एंथैल्पी चाहिए, जबकि सहसंयोजक बंध आयनिक यौगिकों से कम मजबूत होते हैं, तो इनकी जो बंध एंथैल्पी है वो कम होती है। कम ऊर्जा देके भी इन बंधों को तोड़ा जा सकता है। यह बंध अधिकतर अधातुओं के यौगिकों से मिलकर बनते हैं। धातु तो क्या बनाते हैं, आयनिक बंध बनाते हैं। ये बनाते हैं अधातु वाले यौगिक, जो कि पी ब्लॉक के तत्वों में पाए जाते हैं। एक तीसरे प्रकार का बंध होता है जिसको बोलते हैं उप सह संयोजक बंध, है ना। ये 12वीं क्लास में आपके जो नवा चैप्टर है, उस नवे चैप्टर का नाम ही यही है, उप सह संयोजक बंध। उसमें आप केवल इसी बंध के बारे में और इसके यौगिकों के बारे में पढ़ोगे। जब किसी इलेक्ट्रॉन धनी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक को दिए जाते हैं तो उपसंयोजक बंध का निर्माण होता है। देखो आयनिक बंध में तो क्या होता है, आयन आपस में जुड़ते हैं। सहसंयोजक बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तत्व तो ऐसा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, बहुत ज़्यादा, और एक तत्व ऐसा है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो जिस तत्व के पास में, मान लो ए एक ऐसा तत्व है जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं और इसकी अभिक्रिया बी से होती है, और बी ऐसा तत्व है जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत कम है ही नहीं उसके पास इलेक्ट्रॉन, तो ए अपने इलेक्ट्रॉन बी को दे देता है। ठीक है, तो यहाँ ना तो साझा हुआ है ना कोई आयन बना है, तो ए से इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, बी के पास गए। ठीक है, तो इससे यौगिक बन गया ए बी। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर हमेशा इस बंध को एरो से शो किया जाता है। ये जो एरो बना रखा है ना, इससे इसको दर्शाया जाता है। और ये एरो क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस तत्व से किस तत्व की तरफ गया है। मान लो बी ने इलेक्ट्रॉन दिए तो बी से ए की तरफ चले गए इलेक्ट्रॉन, तो ये एरो क्या बता रहा है, ये एरो है ना, बंध का ही प्रतीक है ये कि बंध बनता है। सहसंयोजक बंध अपन ने ऐसे बना दिया, ए और बी के बीच में सहसंयोजक बंध बन रहा है, लेकिन अगर ये उप सहसंयोजक बंध है तो उसको अपन एरो से शो करेंगे। ठीक है, जैसे को अमोनिया की अभिक्रिया जब BF3 से होती है तो बोरोन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जबकि अमोनिया के पास में एक युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ये कैसे होता है अपन संक्रमण में पढ़ेंगे आगे। तो ये युग्मित, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दान कर देता है बोरोन को। तो देखो ये बन गया इसमें उप सहसंयोजक बंध। ये जो बन रहा है ना बीच में, ये उप सहसंयोजक बंध है जो नाइट्रोजन से बोरोन की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका नाम है आबंध प्राचाल। आबंध प्राचाल का मतलब होता है कि जो बंध बनते हैं ना, तत्वों के बीच में जो बंध बनेंगे, ए और बी के बीच में मान लो कोई बंध बना, ठीक है, ये जो बंध बन रहा है उसकी क्या प्रकृति होती है, कैसा होता है ये बंध, इसके बारे में क्या हम पढ़ेंगे, बंध के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से अपन 4 टॉपिक पढ़ेंगे बंधों के बारे में। बंध की लंबाई, कि ए और बी के बीच में जो बंध बन रहा है इसकी लंबाई कितनी है ना, बहुत छोटी होती है इसकी लंबाई, है ना, तो उसकी बंध की लंबाई कितनी है। दूसरा, बंध का कोण कितना है। मान लो कोई तत्व ऐसा है, ए बी और एक बी यहाँ पर उपस्थित है, AB2 कोई यौगिक है, AB2 ये यौगिक है कोई। अब ये जो कोण बन रहा है ना, ये कोण, इस कोण का मान क्या है, इसको बोलते हैं बंध कोण। इस कोण का मान क्या है। तीसरा आता है बंध क्रम। बंध क्रम का मतलब होता है कि 2 तत्वों के बीच में कितने बंध बन रहे हैं, एकल बंध बन रहा है कि द्विबंध बन रहा है कि त्रिबंध बन रहा है, कितने बंध बन रहे हैं, उसका मतलब होता है बंध क्रम। और चौथा है बंध की ऊर्जा, मतलब कि बंध के बीच में ऊर्जा कितनी है, उसको तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए। ठीक है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, कम ऊर्जा की आवश्यकता है। ये 4 चीज़ें अपन पढ़ते हैं बंध प्राचाल के अंदर। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बंध लंबाई। 2 तत्वों के नाभिकों के मध्य की औसत दूरी बंध लंबाई कहलाती है। जैसे कोई एक तत्व है ए, ये वाला तत्व है बी। अब इन तत्वों का नाभिक जो है ना वो कहाँ है, इसका नाभिक ये रहा, इसका नाभिक ये रहा। दोनों तत्वों के नाभिकों के बीच की दूरी को हम अपन क्या बोलते हैं, बंध लंबाई बोलते हैं। तो हमने एक ऐसे दर्शाया, ए तत्व जो है वो क्या है आपके यहाँ पर, तत्व ए जो है वो है ये वाला, तत्व बी कौन सा है, ये वाला बी तत्व है। अब इन तत्वों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन, बीच का जो नाभिक है वो नाभिक कौन सा है, इसका नाभिक ये रहा, इसका नाभिक ये रहा। इनके बीच की दूरी R1 और R2 होगी, त्रिज्या R1 और त्रिज्या R2। तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, R1 + R2 को बंध लंबाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये बंध लंबाई ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ये किस पर निर्भर करती है, बंध के आकार, वो परमाणु के आकार पर निर्भर करती है। मान लो ज़्यादा बड़े बड़े परमाणु, इतने बड़े बड़े परमाणु हैं तो इनकी बंध लंबाई थोड़ी ज़्यादा होगी, छोटे छोटे परमाणु है तो इनकी बंध लंबाई कम होगी। इस तरीके से बंध लंबाई को लिखा जाता है पिकोमीटर में, PM। इसकी पूरा नाम क्या है, पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम। ए के ऊपर ऐसे लगाते हैं, उसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। बहुत छोटी इकाई होती है ये एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर, है ना। देखो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं इसको,
परमाणु आकार, जैसे जैसे परमाणु आकार में वृद्धि होगी, जैसे जैसे परमाणु आकार में वृद्धि होगी वैसे वैसे क्या होगा, बंध लंबाई भी बढ़ती जाएगी, है ना। जैसे देखो हमने एक उदाहरण लिखा हुआ है HI, HBr, HCl और HF। इन सब के अंदर हाइड्रोजन जो है वो समान परमाणु है, सबके अंदर आ रहा है हाइड्रोजन, लेकिन आयोडीन, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोरीन ये सब में अलग अलग है, और ये 70वें वर्ग में आते हैं चारों तत्व, और ऊपर से नीचे आने पर इनके आकार में वृद्धि होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में अपन ऊपर से नीचे आएंगे तो सबसे बड़ा आकार किसका है, आयोडीन का है, ठीक है, सबसे बड़ा आकार है आयोडीन का। अब आयोडीन का आकार सबसे बड़ा है तो इसकी बंध लंबाई भी ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से अपन देखें तो सबसे ज़्यादा बंध लंबाई किसकी है, आयोडीन की। इधर आने पर H और I के बीच की बंध लंबाई, H और I के बीच की बंध लंबाई सबसे ज़्यादा है, जबकि H और F के बीच की बंध लंबाई छोटी है। बंधों की संख्या, जैसे जैसे बंधों की संख्या बढ़ती है बंध लंबाई कम हो जाती है। जैसे अगर त्रिबंध है तो त्रिबंध होने पर कार्बन और कार्बन के बीच की जो दूरी है वो कम होगी, डबल बॉन्ड में कार्बन और कार्बन के बीच की दूरी और ज़्यादा हो जाएगी, एकल बंध में ये दूरी और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से बंध लंबाई की संख्या बढ़ने पर बंधों की संख्या बढ़ने पर बंध लंबाई भी कम हो जाता है। संकरण, इस टॉपिक को मैं थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगा आपको, संकरण पढ़ाऊंगा पहले, उसके बाद इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आएगा अभी। फिर आता है बंध कोण, दूसरा। यौगिक में किन्हीं 3 तत्वों के मध्य बनने वाले कोण को बंध कोण कहते हैं, है ना। जैसे मान लो ये जल का परमाणु है, इसे हम डिग्री से व्यक्त करते हैं, डिग्री आएगा। जल का परमाणु है, जल के परमाणु की संरचना ऐसी होती है, तो इसके अंदर एक हाइड्रोजन का परमाणु ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु ये रहा, तो जल के बीच में ये जो कोण बन रहा है इस कोण का मान कितना है, 104.5 डिग्री। अमोनिया, अमोनिया के परमाणु की संरचना ऐसी होती है, पिरामिड संरचना होती है, ये अपन संकरण में पढ़ेंगे, तो इसके बंध कोण का मान कितना है, 107 डिग्री, ठीक है। तो हर परमाणु में बंध कोण, यौगिक में बंध कोण बनते हैं, 90 डिग्री का बनता है, 120 डिग्री का बनता है ना, 180 डिग्री का बनता है, इनको बोलते हैं बंध कोण, ठीक है। अब आता है बंध क्रम। 2 तत्वों के मध्य उपस्थित कुल बंधों की संख्या को बंध क्रम कहते हैं। जैसे H और H के बीच में बंध कितना बन रहा है, 1, तो इसका बंध क्रम 1 हो गया। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बंध कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, तो इसका बंध क्रम 2 हो गया। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बंध बन रहे हैं, तो इसका बंध क्रम कितना हो गया, 3 हो गया। इस तरीके से बंध क्रम को दर्शाया जाता है, मतलब कि किन्हीं भी 2 तत्वों के बीच में बंधों की संख्या वो होती है बंध क्रम। अब आता है बंध ऊर्जा, ठीक है। बंध ऊर्जा का मतलब क्या है, एक मोल बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा बंध ऊर्जा कहलाती है। इसको बंध वियोजन ऊर्जा भी कहते हैं, ठीक है, या तो बंध ऊर्जा बोलो या बंध वियोजन ऊर्जा बोलो। एक मोल बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंध ऊर्जा कहते हैं अपन, ठीक है। बंध ऊर्जा का मान बंध सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि बंध कितना मजबूत बन रहा है। जैसे देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में आपको हाइड्रोजन को आपको तोड़ना है तो क्या बन जाएंगे, H और H बन जाएंगे। इसकी बंध ऊर्जा का मान है 435 किलो जूल प्रति मोल। ऑक्सीजन को आपको तोड़ना है, इसका है 498 किलो जूल प्रति मोल। और आपको नाइट्रोजन के बंध को तोड़ना है तो इसका है 946 किलो जूल प्रति मोल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन के अणु को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, 946 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है नाइट्रोजन के N2 के 1 मोल बंधों को तोड़ने के लिए। क्योंकि अभी आपने ऊपर देखा था, देखो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में 3 बंध उपस्थित हैं, तो 3 बंध होंगे तो इसकी बंध सामर्थ्य ज़्यादा होगा, ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा देने पर टूटेगा ये। और हाइड्रोजन के अंदर एक ही बंध है तो एक बंध तो आसानी से टूट जाएगा। तो इसलिए बंध ऊर्जा का मान जो होता है ना, वो इन सब बातों पर निर्भर करता है कि वो बंध कितना मजबूत बन रहा है, उसके आधार पर बंध ऊर्जा का मान बताया जाता है। एक जो मैंने आपको बीच में टॉपिक छोड़ दिया था ये संकरण वाला, इसमें देखो ये बता रखा है कि जिसमें S लक्षण अधिक होते हैं उसकी आबंध लंबाई घट जाती है। जैसे देखो कार्बन और कार्बन जब से एकल बंध बनाता है, 2 कार्बन के बीच में एकल बंध बन रहा है तो इसमें sp3 संकरण होता है। अपन संकरण आगे पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। कार्बन और कार्बन के बीच में जब द्विबंध बनते हैं तो sp2 संकरण होता है। कार्बन कार्बन के बीच में जब त्रिबंध बनते हैं तो sp संकरण होता है। तो इसमें जो S का मान है ना, जैसे इस पहले वाले में S 25% है और P कितना है, 75% है। ऐसे S के मान जब बढ़ते जाते हैं किसी भी यौगिक में संकरण के अनुसार, तो उसमें आबंध लंबाई का जो मान है वो घटता जाता है। जैसे देखो इसकी सबसे कम आबंध लंबाई है, यहाँ पे बता रखी है, देखो ये रही, ठीक है। इस प्रकार से हम बंध के जो प्रचाल हैं ये 4 कौन कौन से पढ़े अपन ने, एक तो बंध लंबाई, बंध कोण, बंध क्रम और बंध ऊर्जा, ये सारे इसी चैप्टर के भाग होते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत, यानी कि संकरण के बारे में अपन पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अध्याय 4
रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक संयोजकता बंध सिद्धांत अब हम पढ़ रहे हैं, जिसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि वीबीटी बोलते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये जो सिद्धांत है, इसके अंतर्गत हम परमाणुओं और अणुओं से मिलने वाले यौगिकों की संरचनाएं और ज्यामिति के बारे में अध्ययन करेंगे कि उनकी क्या संरचनाएं होती हैं, क्या उनकी ज्यामिति होती है और क्या उनकी आकृति होती है। ठीक है, बंधों के बीच में बंध लंबाई कितनी होती है या बंध कोण के मान क्या होते हैं, उन सब के बारे में अपन इस अध्याय में, इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। ठीक है, लुईस इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से सहसंयोजक बंध बनता है। ये आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो कि सहसंयोजक आबंध का निर्माण कैसे होता है। दो तत्व हैं ए और बी, इन दोनों तत्वों के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके और साझे से क्या बनाते हैं, ये एक सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। यानी कि एक सहसंयोजक बंध में दो इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, जो किसी एक इधर वाले परमाणु का होता है और एक इधर वाले परमाणु का होता है। अलग अलग परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन अपना साझा करके और सहसंयोजक का बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, लेकिन सहसंयोजक आबंध यौगिक की स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। आपने बंध तो बना दिया, लेकिन वो कितना स्थायी है, अस्थायी है, इसकी वो व्याख्या नहीं करता है। बंध वियोजन बंध और बंध लंबाई के बारे में नहीं बताता है। यानी कि वो बंध जो बना है वो कितना प्रबल है, कितना दुर्बल है, उसकी बंध लंबाई कितनी है, उसके बीच में बंध कोण कितना है, उन सब की जानकारी हमें सहसंयोजक बंध से नहीं मिलती है। ठीक है, उसके लिए हमको पढ़ना पड़ता है संयोजकता बंध सिद्धांत। अब देखो, संयोजकता बंध सिद्धांत में कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है कक्षकों का अतिव्यापन, है ना। कक्षक कौन से होते हैं, जो हमने दूसरे चैप्टर में पढ़े थे, एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक। एस, पी, डी और एफ कक्षक, इन चारों कक्षकों के बीच में अतिव्यापन होता है। ठीक है, अभी आपको एफ कक्षक का अतिव्यापन नहीं पढ़ना है, ये भी आपके कोर्स में नहीं है, ये आपके कॉलेज लेवल पे आता है, 12वीं में भी नहीं है। लेकिन एस, पी और डी कक्षकों का अतिव्यापन अभी अपन को पढ़ना है। ठीक है, एस कक्षक जो होता है ये आपको मालूम है, ये गोलाकार होता है। पी कक्षक जो होता है ये डंबलाकार होता है ना। तो और डी कक्षक जो होता है वो थोड़ा सा जटिल आकार का होता है। देखो, किसी परमाणु का एक कक्षक दूसरे परमाणु के कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है, जिससे बंध बनते हैं। अभी अपन ने ऊपर क्या बात की थी कि सहसंयोजक बंध बनते हैं, लेकिन वास्तव में सहसंयोजक बंधों में होता क्या है कि एक परमाणु का कोई एक कक्षक दूसरे परमाणु के कक्षक के साथ में अतिव्यापन करता है। अतिव्यापन का मतलब क्या है वो अपन देखते हैं। अतिव्यापन का मतलब होता है जुड़ना। तो अतिव्यापन के प्रकार पढ़ते हैं। पहला प्रकार है एस एस अतिव्यापन। एक परमाणु का एस कक्षक दूसरे परमाणु के एस कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है, तो उसको एस एस अतिव्यापन कहते हैं। देखो, एस का आकार जो होता है वो गोलाकार होता है। जैसे अगर हाइड्रोजन परमाणु है, तो हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक के एक, इसका जो विन्यास होता है वो होता है 1s1। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में उपस्थित है। ठीक है, तो उसको हम कैसे दर्शाएंगे कि हाइड्रोजन के लिए हम एक एस कक्षक बनाएंगे कि हाइड्रोजन परमाणु का सबसे बाह्यतम वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एस उपकोष में उपस्थित है। तो हाइड्रोजन परमाणु का एक एस कक्षक दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के एस कक्षक के साथ अतिव्यापन करके H2 का अणु बनाता है। ठीक है, मतलब कि एक हाइड्रोजन परमाणु प्लस दूसरा हाइड्रोजन परमाणु और इसने बना लिया एक H2 परमाणु। अब इस वाले फर्स्ट वाले हाइड्रोजन परमाणु का एस कक्षक दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के एस कक्षक से अतिव्यापन करता है, तो हाइड्रोजन का निर्माण होता है। देखो, पहला क्या है, एस एस अतिव्यापन। ये देखिए, एक परमाणु का एस कक्षक दूसरे परमाणु के एस कक्षक के साथ अतिव्यापन करके एस एस का जो है वो अतिव्यापन करता है। ये देखो, बीच में जो ये हो रहा है ना, ये हो रहा है अतिव्यापन। यहाँ पे ये अतिव्यापन हो रहा है एक एस कक्षक और दूसरे एस कक्षक के बीच में। इससे सिग्मा बंध का निर्माण होता है। क्या बनता है इससे? देखो, दो प्रकार के बंध होते हैं, एक होता है सिग्मा आबंध, एक होता है पाई आबंध, है ना। तो सिग्मा बंध जो होता है थोड़ा सा प्रबल होता है, पाई बंध जो होता है वो दुर्बल होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पाई बंध टूटता है और सिग्मा बंध जो होता है वो देर से टूटता है। दूसरे प्रकार का है एसपी अतिव्यापन, यानी कि एक एस कक्षक दूसरे पी कक्षक के साथ में जब अतिव्यापन करता है तो उसमें कहते हैं हम एसपी अतिव्यापन। यहाँ पर ये देखो, ये अतिव्यापन हो रहा है और इसमें सिग्मा बंध का निर्माण इसमें भी सिग्मा बंध बनता है। ठीक है,
अब आता है पी अतिव्यापन। एक पी कक्षक दूसरे पी कक्षक के साथ में अतिव्यापन करे, लेकिन ये भी क्या है, दो प्रकार का होता है। देखो एस कक्षक की तो आकृति गोलाकार है, ठीक है, इसको हम अलग अलग तरीके से बनाएंगे तो भी गोल ही बनेगा। ऐसे बनाएंगे, कैसे बनाओ, इसकी आकृति गोल ही आएगी। लेकिन पी कक्षक जो है वो डंबलाकार है, इस कारण से इस कक्षक की का अतिव्यापन दो प्रकार से हो सकता है। एक तो बोलते हैं अक्षीय अतिव्यापन, यानी कि एक पी कक्षक ऐसे ऐसे और दूसरा पी कक्षक ऐसे, दोनों अक्षीय रूप से उपस्थित हैं, तो इस प्रकार के अतिव्यापन को बोलते हैं अक्षीय अतिव्यापन। और इसमें अतिव्यापन इस प्रकार से होता है, इसमें भी सिग्मा बंध ही बनता है। देखो सिग्मा बंध को दर्शाने का तरीका है ये, जैसे अपन हिंदी में आधा न लिखते हैं ना, वो सिग्मा बंध का प्रतीक है, ठीक है। अब आता है पार्श्वीय अतिव्यापन। एक तो हो गया अक्षीय अतिव्यापन, एक इससे बनता है सिग्मा बंध, होता है पार्श्वीय अतिव्यापन। मतलब एक पी कक्षक इस तरीके से और दूसरा पी कक्षक इस तरीके से अतिव्यापन करे तो उसको बोलते हैं पार्श्वीय अतिव्यापन। ये देखो ये अतिव्यापन यहाँ पर डबल हो रहा है, दो हो रहा है, तो इस तरीके से अगर दो पी कक्षकों के बीच में दो बार अतिव्यापन हो जाए, अगर ऐसा ऊपर कहीं नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं पीपी अतिव्यापन, पार्श्वीय अतिव्यापन। और इसमें पाई बंध का निर्माण बनता है। क्या बनता है, इससे पाई बंध बनता है। अब देखो सिग्मा और पाई बंधों की जो संख्या है ना, वो क्या क्या होती है। जैसे अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में एकल बंध बन रहा है, केवल इस एकल बंध के अंदर एक सिग्मा और जीरो पाई बंध होते हैं, यानी कि इसके अंदर पार्श्वीय अतिव्यापन नहीं हो रहा है पीपी कक्षक का। तो अगर वो होता तो पाई बंध बनता ना। तो अगर केवल एकल बंध उपस्थित है, किसी भी कहीं पे भी अगर एकल बंध उपस्थित है पूरी केमिस्ट्री में, कहीं भी किसी भी यौगिक के बीच में, तत्वों के बीच में, है ना, तो उसमें एक सिग्मा है और जीरो पाई बंध है। अगर उसके अंदर डबल बॉन्ड उपस्थित है, द्विबंध उपस्थित है, तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बंध उपस्थित है। ये जो दो बंध बन रहे हैं ना, इन दो के अंदर एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, ठीक है। अगर तीन बंध उपस्थित हैं, त्रिबंध उपस्थित है, तो इस त्रिबंध में क्या होगा, एक सिग्मा और दो पाई होते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर मान लो तीन बंध बन रहे हैं कार्बन और कार्बन के बीच में, तो इसमें एक तो होगा सिग्मा वाला और दो पाई बंध होंगे। इस तरीके से इन पाई बंधों की और सिग्मा बंधों की संख्या होती है। जैसे अगर मान लो ये पूछ लें आपको कि मीथेन में कितने सिग्मा बंध और पाई बंध उपस्थित हैं मीथेन के अंदर, तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें 4 तो सिग्मा बंध है और 0 पाई बंध है। कैसे पता लगा, आप मीथेन की संरचना बनाओ, कार्बन 1 2 3 4, ये मीथेन है। अब इसके अंदर देखो कहीं भी द्विबंध नज़र आ रहा है क्या आपको, केवल एकल बंध है, और एकल बंध का मतलब क्या होता है, एक सिग्मा और 0 पाई, ठीक है। कोई आपसे इसमें पूछ ले कि इसमें बताओ कितने द्विबंध है, सी डबल बॉन्ड सी और एच इधर भी एच और इधर भी एच, यानी कि इथीन CH2 द्विबंध CH2, इसके अंदर कितने सिग्मा बंध और पाई बंध उपस्थित है। तो सिग्मा बंध गिनो उसके अंदर कितने हैं, देखो मैं काट रहा हूँ, वो सिग्मा बंध है 1 2 3 4 और 5, तो 5 तो हो गए सिग्मा बंध। और द्विबंध के अंदर एक सिग्मा एक पाई होता है, तो ये दूसरा वाला पाई हो गया, तो एक पाई हो गया इसके अंदर। इस तरीके से हम किसी भी यौगिक में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। एक टॉपिक तो हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो दूसरा टॉपिक आता है VSEPR-T, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। पूरा एक छोटा सा टॉपिक है ये, एक संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, ठीक है। इसका मतलब ये है VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। किसी भी यौगिक की संरचना या ज्यामिति उसमें उपस्थित बंधित इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन युग्म पर निर्भर करती है। अब देखो कोई भी यौगिक है, जैसे अभी मैंने ऊपर बनाया था मीथेन की संरचना, जल के परमाणु, जल की संरचना, अमोनिया की संरचना, एथेन के अणु की संरचना, किसी भी यौगिक की संरचना या ज्यामिति, है ना, वो किस पर निर्भर करती है कि उसके अंदर कितने बंधित इलेक्ट्रॉन हैं और इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं। अब बंधित इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन युग्म किसे कहते हैं, देखो अभी मैंने ऊपर ये बनाया था CH4, तो इसका ये जो मीथेन है, इस मीथेन के अंदर 4 बंध बन रहे हैं, और इन 4 बंधों का निर्माण कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों के साझा से हो रहा है। तो बंधों के निर्माण में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उनको बोलते हैं बंधित इलेक्ट्रॉन। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको कॉपी में लिख सकते हो कि बंध बनाने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन तो होते हैं बंधित इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा जैसे अमोनिया, तो अमोनिया की संरचना ऐसे बनती है NH और H, NH3, ठीक है, ये कुछ नहीं है, और इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। तो
किसी भी यौगिक की संरचना इन बंधित इलेक्ट्रॉनों और इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है, कितने हैं कितने नहीं हैं, है ना। इनकी संख्या पर निर्भर करेगी ये कितने हैं। अब देखो VSEPR थ्योरी क्या कहती है, क्या इसके अभिलक्षण है। पहला तो ये है कि यौगिक में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर बंधित इलेक्ट्रॉन और तथा इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। जैसे मीथेन का केंद्रीय परमाणु कार्बन था, अमोनिया का केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन था, इस तरीके से। ठीक है, इसके चारों तरफ भी तो बंध बन रहे थे। दूसरा है केंद्रीय परमाणु में उपस्थित संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में का कार्य करते हैं। यानी कि जो जैसे कार्बन है, कार्बन के बाह्यतम कोश में, संयोजी कोश का मतलब होता है बाह्यतम कोश। बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो ही बंध बनाने में भाग लेते हैं। अंदर जो एस कक्षक में उपस्थित है, बिल्कुल नाभिक के पास में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है n=1 में, वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते हैं किसी भी यौगिक के अंदर। ठीक है। तीसरा है यौगिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण बंध कोण में परिवर्तन होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में उपस्थित है, जैसे अभी अपन ने अमोनिया में देखा था कि नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो जैसे जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या होगी जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, वो जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो यौगिक की ज्यामिति को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, क्यों परिवर्तित करते हैं वो देखो आप चौथे बिंदु में क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन युग्म और बंधित इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण निम्न प्रकार से होता है। देखो इलेक्ट्रॉन युग्म को इंग्लिश में बोलते हैं लोन पेयर, यानी कि LP। ठीक है, और बंधित इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बॉन्ड पेयर, जो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, यानी कि BP। तो LP और BP का मतलब क्या हो गया, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। अब किसी भी यौगिक में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी है, ठीक है, मतलब कि इनके अंदर बंधित इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी है। संख्या ज़्यादा होगी तो उनमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा। ठीक है, अब संख्या के आधार पर इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जैसे मान लो मैंने अगर ये वाला यौगिक बनाया, कोई भी एक A यौगिक है, इसमें एक बंध इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है। ठीक है, ये तीनों बंधित इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि बंध बनाने में भाग ले रहे हैं ये। इन बंधों के बीच में क्या होता है, आपस में प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, और अगर इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है जो बंध बनाने भाग नहीं ले रहा है, तो उसके बीच में भी इसके और इन दोनों के बीच में भी प्रतिकर्षण होगा। और 2 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, मान लो ये 2, तो इन दोनों के बीच में भी प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, तो वो प्रतिकर्षण कितना प्रभावी होता है, देखो सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है आपके लोन पेयर के बीच में। ये जो बनाया हुआ है ना, इसमें थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ेगा। जब आप नोट्स बनाओगे PDF फाइल को देख के आप नोट्स बना रहे हो, तो इसमें थोड़ा सा आपको गलती है, इसके अंदर थोड़ा सा सुधारना उसको। क्या गलती है, देखो इसको बंद को ऐसे बनाना, अब सही है ये। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है युग्मित इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन के बीच में। उससे कम प्रतिकर्षण होता है युग्मित इलेक्ट्रॉन और बंधित इलेक्ट्रॉन के बीच में, बंध के बीच में। और सबसे कम प्रतिकर्षण होता है बंध और बंध के बीच में। ठीक है, ये सबसे कम एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और सबसे ज़्यादा होता है बंध और युग्मित इलेक्ट्रॉन के बीच में, और उससे भी ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है युग्मित इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो जब आप इसके नोट्स बनाओगे तो ध्यान रखना, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इससे ये जो आपके ये निशान है इसको उल्टा कर देना। ठीक है, अब देखिए 5th नंबर पे हमारे पास है कंपाउंड PCl5, ओके, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, इसका जो केंद्रीय परमाणु है वो क्या है आपके पास में, फॉस्फोरस इसका केंद्रीय परमाणु है। ठीक है, तो हमने क्या किया इसमें, फॉस्फोरस का केंद्रीय परमाणु, तो इसका विन्यास लिखा। फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, तो हमने इसका विन्यास लिखा। बाह्यतम कोश का विन्यास लिख रहे हैं अपन 3s2 3p5, 3s2 3p5 इसके बाह्यतम कोश का विन्यास होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अपन बनाएंगे ग्राउंड स्टेट। आद्य अवस्था को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में S में 2 इलेक्ट्रॉन है वो हमने भर दिए, P में 3 इलेक्ट्रॉन है वो हमने P में 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है, अब देखो आप, फॉस्फोरस जो है वो 5 क्लोरीन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें आगे रिक्त D कक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। ये है रिक्त D कक्षक, जिनकी अभी हमें उत्तेजित अवस्था में आवश्यकता पड़ेगी। अब क्या करना है हमको, देखो फॉस्फोरस 5 क्लोरीन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन सिंगल करने हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस S से एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा के उत्तेजित अवस्था में आगे भेजना पड़ेगा। ठीक है, ये एरो हमको बताना तो ग्राउंड स्टेट में ही है, आधी अवस्था में ही है, जिससे ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला जाए। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर चला जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा,
दूसरा, तीसरा, चौथा ये रहा और पांचवा यहाँ आ जाएगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल हो गए, ठीक है। अब क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, जब 5 क्लोरीन अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे तो वो इन इलेक्ट्रॉनों के साथ में अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे। तो देखो आप, जो संकरण हो रहा है उसमें कौन कौन का से कक्षक भाग ले रहे हैं। एक तो एस भाग ले रहा है, 3 पी भाग ले रहे हैं और एक डी भाग ले रहा है। तो ये क्या हो गया, sp3d संकरण हो गया। इस तरीके से संकरण ज्ञात करते हैं sp3d। इसमें ज्यामिति बनती है त्रिकोण द्विपिरामिड ज्यामिति बनती है, 90 डिग्री और 120 डिग्री का एंगल रहता है। अब देखो इसके अंदर एक भी युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसा कि ऊपर अमोनियम आए थे। तो इसके अंदर ज्यामिति और संरचना दोनों समान बनेगी। यह है इसकी ज्यामिति, ठीक है। PCl5 की देखो फॉस्फोरस बीच में लिखा हुआ है, यह है आपके फॉस्फोरस जो बीच में लिखा हुआ है। इसके अंदर 3 क्लोरीन तो है त्रिकोण के अंदर, त्रिकोण द्विपिरामिड बनेंगे ना, तो 3 तो है इसके अंदर त्रिकोण के अंदर, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये त्रिकोण के अंदर है। तीनों क्लोरीन परमाणु इस तरीके से यहाँ पर त्रिकोण के अंदर। तो ये तो बन रहा है त्रिकोण। और 2 पिरामिड, एक पिरामिड ऊपर बन रहा है इस त्रिकोण के और एक पिरामिड नीचे बन रहा है त्रिकोण के, ठीक है। 2 पिरामिड इसके अंदर इस तरीके से बन रहे हैं, एक पिरामिड तो ये बन रहा और एक पिरामिड इसके अंदर नीचे बन रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें एक, इसको कहते हैं द्विपिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिड संरचना या ज्यामिति होती है ये इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके अब SF6 सल्फर हेक्साक्लोराइड। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, उसके हिसाब से इसका 3s2 3p4 विन्यास आ रहा है। बाह्यतम कोश का विन्यास कितना आ रहा है, 3s2 3p4 आ रहा है। ग्राउंड स्टेट में हम क्या करना है, हमको 3s में, s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 4 इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने। p4 आ रहा है ना, तो p में आपने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखो f कितने हैं, 6। सल्फर जो केंद्रीय परमाणु, इससे 6 फ्लोरीन के परमाणु जुड़े हुए हैं। तो हमें वही करना है कि हमें इलेक्ट्रॉनों को आगे जंप करा के 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो युग्मित, 6 इलेक्ट्रॉन हमको युग्मित अवस्था में लाने हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को S से आगे जंप कराया और एक इलेक्ट्रॉन को P से आगे जंप करा दिया, ठीक है। तो सारे एक, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, और जो आगे जंप किए इलेक्ट्रॉन वो ये आ गए। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में हो गए, एकल सिंगल। अब फ्लोरीन अपने 6 फ्लोरीन अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और इनके साथ में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। तो जो फ्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है वो, और जो सल्फर के जो 6 इलेक्ट्रॉन अभी अपन ने खाली किए एक एक करके, वो आपस में साझा करके और सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे। इसके अंदर आप देखो कि संकरण में कौन कौन से कक्षक भाग ले रहे हैं। एक तो S भाग ले रहा है, 3 P भाग ले रहे हैं और 2 D भाग ले रहे हैं। तो इसका संकरण क्या हो गया, sp3d2 हो गया। ये हो गया इसका संकरण। इस संकरण के अंदर ज्यामिति कौन सी बनती है, अष्टफलकीय ज्यामिति बनती है, ठीक है। और 90 डिग्री का कोण रहता है। ये देखो, ये है आपके अष्टफल की ज्यामिति। अष्टफल की ज्यामिति जो है वो कैसे बनाते हैं, देखो आप, इसके अंदर आपको सबसे पहले एक चतुर्भुज ये वर्ग बनाना है। सल्फर जो है उसको यहाँ लिख के, पहला फ्लोरीन ये रहा, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन और चौथा फ्लोरीन, इनको आपको यहाँ पहले जोड़ देना है, ठीक है। ये 4 फ्लोरीन हो गए, ये हो गए आपके 4 फ्लोरीन। अब इसके अंदर अष्टफलकीय में क्या होता है, एक पिरामिड ऊपर बनता है, एक पिरामिड नीचे बनता है। तो आपको एक ऊपर बनाना है, एक नीचे बनाना है, इस तरीके से। तो 5वां फ्लोरीन ये रहा और 6ठा फ्लोरीन ये रहा। इस तरीके से इसके अंदर अष्टफल की ज्यामिति बनती है। आप इसमें देख के और जब नोट्स बनाओगे तो PDF फाइल देख के ढंग से इसके नोट्स बनाना। सब चारों कोण इसमें 90 डिग्री के बन रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर अष्टफल की ज्यामिति बनेगी। अब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसके अंदर आपको इसी पैटर्न को फॉलो करती है, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए, और क्या निकालना है आपको, इसका संकरण ज्ञात करना है। खाली ये बात, इस बात का ध्यान रखना है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, उसके हिसाब से फिर इसका संकरण, वो ज्यामिति और संरचना दोनों अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है।